मैम पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे। राइट एंड हमने किंगडम फंगस ओवरऑल देखा है, राइट? सो यस मैम। बेसिकली आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मींस यू गेट द आइडिया कि आपको कैसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है और आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं। क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक जाते हैं एंड आपका 11th रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजन इज कि आपका मोर देन 60% सिलेबस जो है नीट का सिलेबस वो 11th के पोर्शन में रहता है। सो एनसीईआरटी बेसिस एंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आई एम मूविंग अहेड विथ प्लांट किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट किंगडम से की वजह से क्या होगा, बॉटनी वापस से थोड़ी थोड़ी आपकी रिफ्रेश होने लगेगी एंड जब वापस से हम पूरा का पूरा एनिमल किंगडम तक खत्म कर लेंगे, मींस रिवीजन पार्ट हम जब खत्म कर लेंगे, देन प्रॉपरली हम क्या करेंगे कि एक दिन वापस से वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज जो भी हम कर रहे हैं। मींस हर चैप्टर के बाद एक क्विज सेशन तो होगा ही होगा, लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन और क्विज सेशन। और दूसरा पूरे का पूरा किंगडम जब हो जाएगा तो होल 5 किंगडम के बेसिस पे एक बिग क्विज या टेस्ट में रखूंगी। इज इट ओके? सो दिस इज माय प्लान कि एक यूनिट जैसे जैसे होते जाएगा हम उस यूनिट के टेस्ट रखते जाएंगे। सो दिस इज माय प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई एम प्लानिंग कि अगर हम इस तरीके से चले एंड थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, सो शायद हमें ज्यादा टाइम भी मिलेगा अभी रिविजन का, मींस नॉट वंस अ वीक, मे बी ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, इस तरीके से हमें रिविजन टाइम भी मिलेगा। तो जैसे जैसे थोड़ी क्लासेस बढ़ती जाएंगी हमारा क्या होगा कि फास्ट रिविजन भी होगा। फास्ट रिविजन होगा तो आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट प्लांट किंगडम। सो बेसिकली प्लांट किंगडम यानी कि जितने भी प्लांट यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लांट डिक्लेयर कर रहे हैं। बट यही डिबेट था इससे पहले तक जो आज भी यहाँ पे चल के आ रहा है, वो ये डिबेट है कि ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि जिनके पास पिगमेंट है, दोज हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो कि हमने प्रोटिस्टा में ऑलरेडी देख रखा है। बट व्हाई नॉट इन द प्लांट्स? तो प्लांट के पास और क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एग्जैक्टली दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं थे? तो वो था सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट, उनका ओवरऑल हैबिटेट, उनका नेचर एंड उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इन सारे ओवरऑल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए प्लांट किंगडम बनाया गया है। अभी प्लांट किंगडम जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाती हूँ और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम लिस्ट आउट करूंगी क्योंकि वो याद रखना जरूरी है। सो आई हैव टू टेल यू कि कौन कौन से साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जब इनिशियली मींस बहुत पुराने टाइम में, जब एरिस्टोटल का टाइम था, थियोफ्रेस्टस, इन लोगों का टाइम था, दैट टाइम जब क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा गया था दैट वाज अ सुपरफिशियल बेसिस, मतलब कि इतना इन डेप्थ क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं किए गए थे। इसीलिए जो ओवरऑल सिस्टम बनाया गया था ना वो 2 टाइप का था। वन वाज आर्टिफिशियल सिस्टम इन द सेंस कि ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यानी इन डेप्थ सेलुलर लेवल पे इतनी स्टडीज हुई नहीं थी। और इन आर्टिफिशियल सिस्टम को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है ऑफकोर्स एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप एरिस्टोटल को जान चुके हो। देन वन मोर इंपॉर्टेंट पर्सन दैट इज थियोफ्रेस्टस। दिस इज आर थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया कि हर्ब्स या प्लांट्स को जो है थोड़ी और डिटेल में डिवाइड करना स्टार्ट किया, जैसे हर्ब्स को, श्रब्स को, ट्रीज को, फिर अंडर श्रब्स, अंडर हर्ब्स, इस तरीके के नाम देने शुरू किए। सो ही डिवाइडेड बेसिकली हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, अंडर श्रब्स एंड अंडर हर्ब्स। सो दिस वॉज हिज क्लासिफिकेशन टाइप कि उसने जो चीज देखा उसे विजुअली जो लगा कि ओके कि पर्टिकुलर जो प्लांट है उसका शेप, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स,
एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर तरीके से दिखते हैं, तो उनके बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन दे दिए. देन केम मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कैरोलस लिनियस, जो हम सब जानते हैं और जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है इन क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी. सो व्हाट ही डिड, अब आपको याद क्या रखना है, एरिस्टोटल तो थियोफ्रेस्टस ये क्या हो गए, बहुत ही कॉमन नेम हो गए. कैरोलस लिनियस का याद क्या रखना है, दैट ही क्रिएटेड बेसिकली 24 क्लासेस फॉर प्लांट्स. अभी तक किंगडम वगैरह के बारे में उसने इतना डिटेल नहीं देखा, बट जो भी प्लांट किंगडम में वो समझ पाया, उसने कहा कि प्लांट किंगडम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 24 क्लासेस, और उसमें से आउट ऑफ दैट 23 क्लासेस तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे थे, एंड 1 क्लास वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात हो रही है. सो दैट्स हाउ ही डिवाइडेड ओवरऑल. तो आपको बस ध्यान में रखना है 24 क्लासेस, नथिंग एल्स. मैम मैम बुक में दिया है एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था हर्ब, शर्ब और ट्री में. तो अगर क्वेश्चन आया तो फिर एरिस्टोटल लिखने का या फिर थियोफ्रेस्टस ने अंडर श्रब्स, अंडर हर्ब्स यानी टोटल 5 कैटेगरीज बनाई थी. ही ओनली हैज गिवन 3 कैटेगरीज मेजरली. ठीक है, एरिस्टोटल ने सुपरफिशियली हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज बताए थे, जो सबको पता है, जो अपने नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा है. थियोफ्रेस्टस वाज द पर्सन जिसने सोचा कि ओके हम और बेटर कैटेगरीज करते हैं. क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं आता है कि व्हाट थियोफ्रेस्टस डिड और व्हाट एरिस्टोटल डिड. समटाइम्स अगर कोई लेम क्वेश्चन बना भी, मीन्स बहुत ही कह लो कि रिमोटली रिलेवेंट क्वेश्चन अगर बनाते भी हैं, तो वो यही पूछेंगे कि अंडर श्रब्स और अंडर हर्ब्स फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था. सो दैट वाज थियोफ्रेस्टस, क्योंकि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज ये तो बहुत ही पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं, एंड इट इज ऑब्वियस कि वो चीज डिस्कवर या फिर पिक्चर में कौन लेकर आया था, एरिस्टोटल ही लेकर आया था. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आप अभी से ही बना के रखो अगर कभी पूछते हैं तो. अंडरस्टूड. जब अंडर श्रब्स या अंडर हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन थियोफ्रेस्टस आप पुट कर सकते हो इन द ऑप्शन. Then Carolus Linnaeus, he gave 24 classes overall. अभी यहाँ पे artificial खत्म हो जाता है. Means these 3 people are the most important one. Most important कह रहे हो. I'm not saying the only one. जो कि आपके syllabus में भी highlighted है, questions भी आ गए हैं, and ये important भी है, इनका contribution भी उस तरीके से रहा है. Then comes one more system. Means इसके बाद एक अलग system आ जाता है, that is the natural system. मैं जो भी आपको अभी बता रही हूँ, it is the little bit introduction and history कि कैसे प्लांट किंगडम अराइज हुआ, दैट इज द हिस्ट्री. सो नेचुरल सिस्टम में वही कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आए, मतलब कि बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट किसी भी प्लांट का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उन सारे पॉइंट्स को कवर किया गया इन नेचुरल सिस्टम. तो कौन कौन से क्राइटेरियाज लिखे गए, यहाँ पे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल है, यहाँ पे क्या होगा, मॉर्फोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही ऑफ कोर्स, बट एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स भी देखना जरूरी था. सो एनाटॉमी, देन उनका ओवरऑल एम्ब्रियोलॉजी कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंड एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो किस टाइप से डेवलप हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है. देन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनीवन अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल? किसी को कोई अंदाजा या कोई वाइल्ड गेस कि फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? आई एम श्योर आप सबने ये वर्ड पढ़ा जरूर है, कई बार पढ़ा है. Anyone from the class would like to answer? Priya, yes. Body makeup, right? How a living organism deal. मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ओवरऑल एंड वो उसके नॉर्मल फंक्शंस कैसे होते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, उनके ऑर्गन इंटरैक्शन, और इन जनरल वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करता है, कौन सी स्किल्स के बेसिस पे सर्वाइव करता है, उसको हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द लिस्ट जो उनके बेसिस पे हमने नेचुरल सिस्टम डेवलप किया. अभी नेचुरल सिस्टम डेवलप तो किया, बट कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व हुए थे नेचुरल सिस्टम में? दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन, बेंथम एंड हुकर. आई थिंक सबने सुना होगा बेंथम एंड हुकर.
बिकॉज ये वो दो साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में फॉलो किए जाते हैं. दे वर इन द ब्रिटिश टाइम, सो दे वर बेसिकली फ्रॉम इंग्लैंड. और क्योंकि इंडिया डाइवर्स है अपने फ्लोरा एंड फौनास को लेके, सो दे वर वेरी क्यूरियस कि कौन कौन सी मेडिसिन, हर्ब्स और प्लांट्स, इतनी वेराइटीज यहाँ पे थी कि दे वर सो अट्रैक्टेड टू रिसर्च कि इसीलिए इंडिया से इंस्पायर होके इन्होंने एक, कहते हैं ना, दुनिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है ऑलरेडी, सो वो इन्होंने ही वो उसमें उनका जो पूरा विजन था वो इनका ही था. ओके, एंड majority of the species has been taken from tropical countries. So basically Bentham and Hooker, they are the most followed botanist in India. ये जस्ट एक बैकग्राउंड स्टोरी थी आप लोगों के लिए, आपको बस बेंथम एंड हुकर ध्यान रखना है. देन उन्होंने एक्चुअली एक बुक लिखी थी, दैट बुक वाज जेनेरा प्लांटेरम. वो बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई और इंडिया में जो बेसिक जो डेटास है और प्लांट्स को लेके इंफॉर्मेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली कहाँ से डेवलप हुआ, इस बुक से डेवलप हुआ. देन उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज A.L.D. जसियस. A.L.D. जसियस बेसिकली उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को 15 क्लासेस में डिवाइड किया, मींस रफली 15 क्लासेस, जो कि लिनियस ने 24 बोला. सो ही वाज द पर्सन जिसने कहा कि 15 क्लासेस इंपॉर्टेंट है. देन कम्स इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इस पे तो मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ, आप लोग भी ध्यान रखो. A.P. डे कैंडोल, ये नाम बहुत बार पढ़ा होगा, एमसीक्यू में भी देखा होगा. A.P. डे कैंडोल वाज द पर्सन जिसने ओवरऑल प्लांट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया. कौन से बेसिस पे, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वाज वस्कुलरिस, यानी वो प्लांट्स जिसके पास वस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड है, दैट वाज हिज क्राइटेरिया. एंड सेकंड वाज सेल्युलरिस, यानी जो अभी भी सेलुलर लेवल पे इंटरैक्शन कर रहे हैं. सो दिस वाज हिज बेसिकली आइडिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर्स हैं जिनके ऊपर 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे. Then comes few other people. आइक्लर का नाम सुना है, लेमार्क एंड हेकल, ये 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं. Shall I change this slide? Yes, ma'am. Okay. Then comes लेमार्क. लेमार्क इंपॉर्टेंट है, रीजन इज उन्होंने बेसिकली क्या दिया, उन्होंने टर्म दिया फाइलोजेनी. अभी फाइलोजेनी भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसपे कि नेचुरल सिस्टम डेवलप होता है. एनीवन अंडरस्टैंड्स फाइलोजेनी का मीनिंग क्या है और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? एनीवन फ्रॉम इवोल्यूशन, इवोल्यूशन पे बेस. गुड. एनीवन एल्स? किसी और को कोई और आंसर लगता है? So basically phylogenetical, Priya, right? Revolution से better आप evolution word is the better word. So basically phylogenetic characteristics मतलब कि throughout time, मतलब अब तक, right from the beginning से लेकर आज तक particular species में क्या क्या adaptations आई हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए हैं, कौन सा जेनेटिक इवोल्यूशन हुआ है, कोई म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, पर्टिकुलर टाइप के स्पीशीज में कोई वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं क्या. तो ये जो इस टाइप के जो अडेप्टेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. जिनको नहीं पता था, यू हैव टू नोट डाउन. तो फिजियोलॉजी और फाइलोजेनी, ये 2 वर्ड हमेशा यूज होगा, सेंटेंसेस में भी यूज होगा, बट कभी मतलब समझ नहीं आता कि पैराग्राफ में उसका मीनिंग क्या है या किस रिस्पेक्ट में वो बात कही जा रही है. तो आज जिनको नहीं पता, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी हमेशा के लिए ये आपके पास 2 नए वर्ड्स आ गए कि इनका बेसिक मीनिंग क्या है. तो जहां भी फिजियोलॉजी आ जाएगी, इट मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का खुद के साथ इंटरैक्शन कैसा है, वो अपनी लाइफ कैसे जीता है, उसके बारे में. और जब फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो थ्रू आउट टाइम उसका इवोल्यूशन किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हुआ है, कौन से टर्म्स पे हुआ है, उसका इंटरैक्शन और मींस कौन कौन से चेंजेस और अडेप्टेशंस लेकर आया है. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. सो दीज 2 साइंटिस्ट में अब डिफरेंस क्या है. लेमार्क वाज द पर्सन जिसने फाइलोजेनी टर्मिनोलॉजी लाई. मतलब हैकल ने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट दे दिया था
कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, वो मतलब कह लो कि अपडेट होती हैं, जैसे हमारे एप्स अपडेट हो रहे हैं वैसे अपडेट होती है। हैकल ने ये चीजें बता रखी थी, मतलब थ्योरी दे रखी थी। सो लेमार्क ने उस पूरी थ्योरी को क्या किया, एक वर्ड दे दिया कि ये जो आप थ्योरी कह रहे हो इसको फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। सो ही कॉइन्ड द टर्मिनोलॉजी फाइलोजेनी and Haeckel basically gave the concept of phylogeny. So that is the reason they are important, और यही reason है evolution में भी इनका नाम काफी बार लिया जाता है। Then comes the most important person, जिसके बेसिस पे, जिसके डेवलप थियरी पे एंड कॉन्सेप्ट पे आप पूरा का पूरा प्लांट किंगडम पढ़ोगे, और अब आपका मेन प्लांट किंगडम टॉपिक आएगा। दिस वाज जस्ट अ वार्म अप सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो दैट पर्सन वाज आइक्लर। आइक्लर ने क्या किया था, ओवरऑल पूरे प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। व्हाट ही डिड, ही डिवाइडेड प्लांट किंगडम इनटू 2 सब किंगडम्स। अब बेसिकली वो 2 सब किंगडम्स कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे थे वो मैं अब आपको बता रही हूँ। ऑफ कोर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना जरूरी था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन, कि किनमें सीड फॉर्म हो रहा है और किनमें नहीं हो रहा है। जिनमें नहीं हो रहा था उनको उसने बोला क्रिप्टोगैमी, एंड जिनमें हो रहे थे सीड फॉर्मेशन उनको उसने कहा फेनेरोगैमी। सो ये जो 2 सब किंगडम में डिवाइड हुआ, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन, सीडलेस प्लांट्स एंड सीड इज प्रेजेंट। ये हो गया। देन क्रिप्टोगैमी भी फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है, मींस फर्दर 3 कैटेगरीज में है। अब वो कैटेगरीज क्या क्या हैं, वो कैटेगरीज हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। दिस इज व्हाट थैलोफाइटा, जो हमारा नॉर्मल एल्गी कॉमनली जिसको आप कहते हो। देन ब्रायोफाइटा, it means जो हमारे amphibians of plant kingdom, that is bryophyta, and then pteridophyta, which is a connecting link between cryptogamy and phanerogamy। जो higher plants और lower plants के बीच का connecting link है, that is pteridophyta। Similarly phanerogamy भी 2 divisions में divided है, यानी 2 categories हैं। First is gymnosperms and then angiosperms। आज मैं ट्राई करूंगी कि हम एटलीस्ट क्रिप्टोगैमी समझ लें ओवरऑल और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, पंकज अभी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? नो मैम, अब नहीं हो रहा। ओके, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना किसी का? मींस माय वॉइस इज गुड राइट नाउ, ओके, मींस टू एवरीवन, इज इट सो? यस मैम। ओके, सो बेसिकली ओवरऑल क्या है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज हम क्रिप्टोगैमी का सारे तीनों डिविजन हम 1 by 1 देख लें और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लें। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अभी अगर मैं क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिस्ट आउट करूं, जनरल इन द सेंस कि क्रिप्टोगैमी में ओवरऑल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इन तीनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो पहली चीज सेलुलर लेवल पे इंटरैक्शन है। ओके, ऑर्गन्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं है। सो जो लीव, स्टेम और रूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा के पास ही है, इन दोनों में वो डेवलप नहीं है। सो नॉट वेल डिफरेंशिएटेड leaves, stem and root ओनली टेरिडोफाइटा में ही वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, बाकी इन दोनों में नहीं होते। देन वास्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम, जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वास्कुलर सिस्टम मे और मे नॉट प्रेजेंट। वास्कुलर सिस्टम इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट, जो फूड, मिनरल्स एंड वाटर
इनको ट्रांसपोर्टेशन में वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने में हेल्प करता है. दैट सिस्टम इज आवर वस्कुलर सिस्टम. ये हो गया इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी फेनेरोगेमी का देखें, सो दे हैव सीड, एक चीज तो है. दूसरी, कंपल्सरी वस्कुलर सिस्टम दोनों में ही प्रेजेंट है. सो वस्कुलर सिस्टम जो है दैट इज डेवलप्ड एंड मैंडेटरीली प्रेजेंट. दूसरी चीज, ऑर्गन्स डेवलप हो गए, several organs, then well differentiated leaves, stem and root. यहां मैं लिख देती हूं एक्सेप्ट टेरिडोफाइटा, अदरवाइज आपको लगेगा टेरिडोफाइटा के लिए भी सेम चीज अप्लाई हो रही है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो ये क्या है, ये ओवरऑल कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे दो सब किंगडम्स को डिवाइड करता है. ओके, सो दिस इज अबाउट आवर कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर अभी हमें सारे की सारी थियोरी पढ़नी है. यानी थैलोफाइटा से मैं स्टार्ट करूंगी और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हुए वी विल मूव अहेड. ओके, शैल आई चेंज दिस स्लाइड? जिनके पास नोट्स नहीं है उनको, उनके लिए एक सजेशन कि प्लीज मेक अ हैबिट टू राइट इट डाउन, क्योंकि आई अंडरस्टैंड लास्ट ईयर का बहुत सारा टॉपिक होगा जो इनकम्प्लीट होगा प्रॉपरली, वो आपने पढ़ा नहीं होगा. सो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सबके लिए उन सब चीजों को वापस से रिवाइज करना. तो साथ ही साथ आप आपके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहो तो आप रिफ्रेश हो जाओगे. और अगर लास्ट टाइम का कोई नोट्स है तो उसको सामने, अपने सामने रखो. और अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहा है या कोई चीज थी जो रॉन्ग हो गई है, सो प्लीज करेक्ट इमीडिएटली. तो इससे क्या होगा, आपका बेटर नोट्स डेवलप होंगे. सो क्विक रिविजन में हेल्प मिलती है. ओके, देन हमारा फर्स्ट डिविजन जो हमें पढ़ना है दैट इज आर थैलोफाइटा, यानी क्रिप्टोगैमी का फर्स्ट कैटेगरी हम अभी पढ़ रहे हैं. थैलोफाइटा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एल्गी. बेसिकली इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया जाए. अब देखो ये प्लांट है तो मैं अब कॉमन सी बातें नहीं बोलूंगी. आपको पता है कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. उसके अलावा इन दो पॉइंट्स के अलावा मैं अब बाकी चीजें आपको बोलूंगी. दैट इज व्हाट देयर बॉडी इज सिंपल, सो दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट. उसके अलावा इनका ओवरऑल हैबिटेट, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं. सो बेसिकली ये एक्वेटिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं. सो दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. उसके अलावा जो एक्वेटिक, प्रॉपर एक्वेटिक एरिया में नहीं रहते बट स्टिल दे लव वाटर, तो मॉइस्चर वाले एरिया में तो रहते हैं. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स है उनको कॉमनली आप सीवीड्स भी बोल सकते हो. देन इनके कुछ साइज के बारे में डिस्कस कर लिया जाए. सो देयर साइज इज हाईली वेरिएबल. आप फिक्स कुछ बता ही नहीं सकते कि दे आर स्मॉल और लार्ज और व्हाटएवर. सो देयर साइज इज हाईली वेरिएबल. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन इनके ओवरऑल अगर मैं मीन्स अरेंजमेंट्स के बारे में बात करूं तो थैलोफाइटा ही है जिसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म दोनों ही एग्जिस्ट करता है. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है इनके पास. अभी यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ. दैट इज क्लेमाइडोमोनास, Volvox, Ulothrix. This is unicellular organisms. Then multicellular, इसके अलावा जो भी आप पढ़ोगे लाइक स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला, ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीसेलुलर. देन समथिंग एल्स, इनके पास वस्कुलर सिस्टम completely absent, not at all there. कोई स्टोरी नहीं है वस्कुलर सिस्टम की, so it is completely absent. That is one thing. Then उनके ओवरऑल कुछ रिप्रोडक्शन रिलेटेड अगर मैं वो करूं तो दे एक्चुअली अंडरगो बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी इनको एग्जैक्टली किस तरीके से वो डिवाइड हो रहे हैं मैं वो बताती हूँ. सो रिप्रोडक्शन के केसेस में असेक्सुअल मोड भी प्रेजेंट है एंड सेक्सुअल मोड भी प्रेजेंट है. अगर असेक्सुअल है तो वो क्या बनाएंगे, स्पोर्स
एंड सिंस देयर स्पोर्स मूव, उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसीलिए दे आर फॉर्मिंग जूस्पोर्स. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलूं तो इनके पास हर टाइप का सिंगेमी प्रेजेंट है. दे कैन अंडरगो आइसोगैमी, oogammy एंड anisogamy. सबको ये तीनों का मीनिंग पता है? होल क्लास, आइसोगैमी, oogammy एंड anisogamy. रिसेंटली आपका बोर्ड का रिप्रोडक्शन खत्म हुआ है, मींस लोअर ऑर्गेनिजम्स का, तो ये चीजें तो यही वाली चीजें डिस्कस हुई होंगी, राइट? Everyone, I need a response from everyone, not only just one or two students, from everyone. Yes, students. मैम आइसोगैमी में आइडेंटिकल होते गैमेट्स और दोनों भी मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं. देन एनिसोगैमस में मेल मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होती है, और ओगैमस में दोनों भी नॉन मोटाइल होते हैं. Okay. And female is comparatively way larger than male, oogammy basically. Okay, this was the general characteristics. अभी ये general characteristics है जो मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया. ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको बताना जरूरी है अबाउट देयर लाइफ साइकिल. अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ और सिर्फ थैलोफाइटा के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेसिफिकली प्लांट के लिए, उन सब पे अप्लाई होगा. आई थिंक एवरीवन हैज हर्ड दिस हेप्लॉन्टिक, राइट? डिप्लॉन्टिक आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, प्रॉपर साइकिल्स गिवन है, एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक. ओके क्लास, आप लोगों को पता है तीनों लाइफ साइकिल, इनका टाइप, और इन ये एग्जैक्टली हेप्लॉन्टिक क्यों बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक इनका मीनिंग क्या है और क्यों कहते हैं इनको? डू यू ऑल नो? yes or no? if no, then you have to tell me quickly ताकि without time wasting हम इसके बारे में डिस्कस कर सके. okay, Priya, do you know? okay, Priya don't know. what about other people? Pankaj, do you know? No ma'am. okay, Akshada, Dev, what about other people? Om, I need responses बच्चे. if you can't say on call, then you have to tell me through chat, otherwise I will be clueless. okay, so I will tell you कि exactly life cycle इनकी हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हेप्लोडिप्लॉन्टिक का मीनिंग क्या है. okay, so first हमारा टाइप है that is हेप्लॉन्टिक. लेट्स से हम फर्स्ट हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे. अब मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही दूंगी, रीजन है कि वो बहुत इजी रहता है. तो बेसिकली लेट्स से किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? जाइगोट फॉर्मेशन से. सो पहले जाइगोट हमने लिख लिया. अब बेसिकली क्योंकि मैं हेप्लॉन्टिक की बात कर रही हूँ, तो जाइगोट जो है इमीडिएटली वो डेवलपमेंट की बजाय कहाँ चला जाता है? मियोसिस के अंदर चला जाता है. मियोसिस के अंदर जाएगा मतलब वो क्या बनाएगा? एक सेल से 4 डॉटर सेल्स, यानी कि रिडक्शन डिविजन हो जाएगा. अगर रिडक्शन डिविजन हो रहा है तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट. अब जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस हो गया, मियोसिस हुआ, एंड मियोसिस का रिजल्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोर्स, यानी एन हेप्लॉइड. अब ये स्पोर्स जो होंगे इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, ये सारी चीजें जब प्रेजेंट होंगी, दे विल जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. अब जिस नए प्लांट को जर्मिनेट करेंगे वो जिस स्टेज में होगा उसको बोलेंगे गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट तो सुना ही होगा प्लांट किंगडम में. अब शायद आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है. अब गैमेटोफाइट स्टेज है यानी स्टिल हेप्लॉइड स्टेज है. गैमेटोफाइट यानी एडल्ट प्लांट बन गया. एडल्ट प्लांट अब क्या करेगा? उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर डेवलप होंगे देन व्हाट दे विल डू? गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट ही वही है कि वो गैमेट फॉर्म कर रहा है एंड उनका फ्यूजन होगा. अगर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है यानी बोथ द गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, विल बी हेप्लॉइड, स्टिल हेप्लॉइड, एंड उनका होगा फ्यूजन यानी सिनगैमी.
तो ये हो गया ओवरऑल साइकिल। सिनगैमी होते ही वो चीज क्या हो गई है, 2n। तो इसीलिए जो हमारा जाइगोट है वो क्या है, 2n है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है दैट इज n। यानी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल, अगर मैं बोलूं सिनगैमी वाला पार्ट से लेके एंड मियोसिस की तैयारी, ये स्टेज ही सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, डिप्लॉन्टिक। जो विजिबल स्टेज है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, आपको ये नहीं दिखेगा। ये जो विजिबल स्टेज है, विजिबल स्टेज क्या है, हेप्लॉइड फॉर्म में है। उनका मैक्सिमम लाइफ साइकिल जो है वो हेप्लॉइड कंडीशन में कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है। दैट इज द रीजन कि हम इसको क्या कह रहे हैं, हेप्लॉन्टिक। एवरीवन अंडरस्टूड क्यों हेप्लॉन्टिक कह रहे हैं हम? मैम एक बार फिर से बताओ ना, आवाज नहीं आ रही। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जाइगोट किसी भी चीज की जो ओवरऑल स्टार्टिंग है, उनकी बिगिनिंग जो है वो हमेशा जाइगोट से ही होती है। इतना समझ में आया आपको? सिंगल सेल से ही किसी भी इसका डेवलपमेंट होगा, हम स्टार्टिंग पॉइंट जाइगोट रखते हैं। अभी जाइगोट जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो आपको पता है ऑलरेडी, वो क्या होगा, जाइगोट ऑर्गन डेवलपमेंट यानी फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में प्रोसेस अंडरगो होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज का मियोसिस हो रहा है। अब किसी भी चीज का मियोसिस होगा यानी उनका जेनेटिक मटेरियल तो रिड्यूस हो जाएगा ना, वो हाफ में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज बेसिकली मियोसिस। तो उसका रिडक्शन होते ही जो उसके डॉटर सेल्स बनेंगे, उन डॉटर सेल्स को हम स्पोर्स बोलते हैं। अब स्पोर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं न्यू प्लांट। गेमिटोफाइट इज व्हाट, द प्लांट बॉडी। यानी जो पर्टिकुलर प्लांट है वो हैप्लॉइड कंडीशन में जर्मिनेट हो रहा है। जो आप देखोगे विजिबली ग्रीन लीफ स्टेम्स जो देखोगे दैट इज हैप्लॉइड कंडीशन। सो इट मींस कि वो गेमिटोफिटिक स्टेज है। अब गेमिटोफाइट स्टेज बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो गेमिट बनाएंगे। तो जो गेमिट बनाने वाला प्रोसेस है दैट इज व्हाट, गेमिटोजेनेसिस। एंड यही गेमिटोजेनेसिस यानी फिर से मेल एंड फीमेल, और इनका क्या होगा, सिनगेमी एंड अगेन जाइगोट। तो ये क्या हो गया, इनका जो ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसमें से डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, और हेप्लॉइड कंडीशन जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी मल्टी सेलुलर लेवल पे जो आपको विजिबली दिखता है। सो दिस इज द रीजन कि उनके साइकिल को हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। नाउ अंडरस्टूड? जो चीज दिखेगी, जिस जेनेटिक कंडीशन में उनका ग्रोथ होगा, वही उनका लाइफ साइकिल होगा। अभी ये बात समझ में आई? इसीलिए मैंने क्रोमोसोम यस नंबर्स भी मैम। लिखे हुए हैं, क्रोमोसोम नंबर्स पे ध्यान दो आप। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज द एडल्ट प्लांट। मतलब मैं यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिखती हूँ प्लांट बॉडी, ताकि आपको फ्यूचर में फिर से ध्यान लाने के लिए कंफ्यूजन ना हो। ये पढ़ोगे, पढ़ते ही समझ में आएगा। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफिटिक कंडीशन है, और उनका मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसेस यानी स्टेज वो हेप्लॉइड कंडीशन में ही फुलफिल हो रहा है। दैट इज द रीजन कि हम उसको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? कोई डाउट्स किसी स्टेज में? प्रिया, अगर स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा ना तो वो स्पोर्स टर्मिनेट नहीं होंगे। ओके, दैट इज द रीजन कि पहले स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स के आसपास टफ एंड रिजिड लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करवाती है, काइंड ऑफ जो जैसे ही हायर प्लांट्स में जो सीड का रोल प्ले करते हैं, वैसे लोअर प्लांट्स में वो स्पोर्स करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, एनीवन एल्स, कोई और डाउट? ये बात समझ में आई क्यों हेप्लॉन्टिक बोल रहे हैं? मैं अभी टाइम देके आपको समझा रही हूँ, बाद में फिर नहीं समझाऊंगी। आज ही आपको सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए सारे आपके बायोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे अगर ये बात समझ में आ गई तो। पंकज, समझ में आया हेप्लॉन्टिक का मीनिंग? एक बार आप एक्सप्लेन करोगे पंकज, ताकि मुझे पता चले कि आपको सही समझ में आया या नहीं। ओके मैम। मैम क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट मैम। मैम जो जाइगोट होता है उसमें मियोसिस होता है और वो हाइप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं और मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक कंडीशन में प्रेजेंट होती है क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं।
फिर गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फिर से 2n कंडीशन फॉर्म हो जाती है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो हैप्लॉइंटिक इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। राइट, तो अभी आपको समझ में आया हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल का मीनिंग क्या है? यस मैम। ओके, और बाकी क्लास बाकी बच्चों के लिए भी अगर कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, स्टॉप मी देयर एंड आस्क मी राइट अवे कि आपको कोई डाउट है क्या, और चैट में आप मेंशन कर सकते हो अगर कोई भी डाउट्स हैं तो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। मैं स्लाइड चेंज करूं अगर हैप्लॉइंटिक समझ में आ गया तो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक भी समझना है, सेम सेम कॉन्सेप्ट। अगर हैप्लॉन्टिक समझ में आ गया तो डिप्लॉन्टिक भी आप समझ गए होंगे कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल क्या होगी, डिप्लॉयड कंडीशन में होगी। ओके, सो दैट इज द की पॉइंट। अभी जैसा मैंने वहां पे जाइगोट के साथ स्टार्ट किया था, यहाँ भी जाइगोट, किसी भी चीज की शुरुआत में करूंगी तो जाइगोट से ही करेंगे। अब जो जाइगोट है, जाइगोट क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे पुराने कंडीशन में वो मियोसिस में चला गया, यहाँ वो नहीं होगा। जो हमारा रेगुलर बॉडी डेवलपमेंट होता है ये वैसे होगा, यानी जाइगोट का क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट से एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे डेवलप होते हैं वैसे ही प्लांट में भी होगा, नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो यानी इनकी जो बॉडी है वो स्पोरोफिटिक कंडीशन में जाएगी, क्योंकि अब आपको पता चलेगा जैसे वहां पे गैमेटोफाइट कंडीशन था, यानी डेवलपमेंट के बाद मेन पर्पस उनका गैमेट बनाना था, वैसे ही यहाँ पे मेन पर्पस होगा इनका स्पोर्स प्रोड्यूस करना, क्योंकि वही मियोटिक स्पोर्स बनेंगे। यहाँ सिमिलरली मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी दे रही हूँ कि जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हुआ, जो कि इनका नॉर्मल जो हमारा साइकिल है वो ब्रेक हो गया, जो हमने अभी तक पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, बस उसकी टर्मिनोलॉजी हम दूसरी लिख रहे हैं। जो आप रेगुलर इंडिविजुअल की बजाय हम स्पोरोफाइट लिख रहे हैं। अभी स्पोरोफाइट का होगा क्या, स्पोरोफाइट जो है ये बनाएंगे स्पोर्स, और वो जो स्पोर्स होंगे दैट इज एक्चुअली मियोटिक स्पोर्स, यानी उनमें रिडक्शन डिवीजन होगा। तो यानी स्पोरोफाइट कंडीशन बना, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हुए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब डेवलप हो गए तो यानी वो एट द एंड गैमेटोजेनेसिस ही कर रहे हैं। इट मींस कि मियोसिस होगा। जब मियोसिस हो रहा है एंड वो स्पोरोफाइट है तो इस सिचुएशन में हम उसको मियोस्पोर्स बोल देंगे। और मियोस्पोर्स जो हैं वो क्या करेंगे, मियोस्पोर्स यानी कि वो हमारे जो गैमेट्स हैं उनका क्या होगा, फ्यूजन एट द एंड, यानी सिनगैमी। अब जब सिनगैमी होगी तो अगेन क्या बनेगा, वापस से जाइगोट। तो ये वाला तो काफी सिंपल हो गया, यानी जैसे एक नॉर्मल एडल्ट, जाइगोट से एडल्ट बनेगा, एडल्ट का रिप्रोडक्टिव फेज होगा, देन गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, देन सिनगैमी होगी जो आपने रेगुलर देखा। तो इट मींस कि यहाँ पे मेजर आपका जो स्टेज है, मैक्सिमम स्टेज जो विजिबल स्टेज है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन, यहां तक, राइट। तो इनका मैक्सिमम लाइफ साइकिल जो है, और कह लो मल्टी सेलुलर लेवल जो है, वो आपको डिप्लॉयड कंडीशन में दिख रही है। दैट इज द रीजन कि इसको आप क्या बोलोगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई एम राइटिंग ओवर हियर, यहां तक। एंड देन जैसे ही मियोसिस होगा स्पोर्स विल बी हैप्लॉइड। तो यानी ये जो दो स्टेज है, दिस इज द ओनली स्टेज जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है दैट इज द प्लांट बॉडी, यानी जो प्लांट की बॉडी है वो क्या हो गई, डिप्लॉइड, जो कि पुराने वाले कंडीशन में क्या थी, हैप्लॉइड। एग्जैक्टली उल्टा, जो भी हैप्लॉन्टिक में होता है उसका उल्टा कर दो, दैट इज डिप्लॉन्टिक। यानी डिप्लॉन्टिक जो है वो आप आपकी बॉडी से भी कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज हमारी बॉडी भी सेम है, हम भी जाइगोट से प्रोड्यूस हुए, एम्ब्रियोनिक स्टेज था, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ग्रोथ फेज हुआ, देन एडल्ट्स, एंड एडल्ट्स के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आया, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद देन नेक्स्ट जनरेशन होगा और उनका भी सिमिलर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, ये जो हमारा है ये आइडियल लाइफ साइकिल है जो
प्लांट्स, एनिमल्स हर कोई फॉलो करता है, एंड दैट इज व्हाट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज. एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, बट एक और कंडीशन आ जाती है. मैं ये चेंज करूं स्लाइड, हमारा थर्ड टाइप आपको बताने के लिए. यस मैम. देन हमारा थर्ड कंडीशन एक ऐसा आ जाता है जो कि यूजुअली कहीं देखने को नहीं मिलता, हेप्लोडिप्लॉन्टिक. अभी हेप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है, जैसे बाकी सब में मेजर इवेंट्स के ऊपर हम उनकी लाइफ साइकिल डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में इंटरमीडिएटली स्विच हो रही है, एंड वो स्विच होने की वजह से उनकी लाइफ साइकिल को हेप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं. ये लाइफ साइकिल मोस्टली जो है वो बहुत ही लोअर प्लांट्स, कह लो यूनिसेलुलर जो प्लांट्स हैं, या फिर थैलोफाइटास में ही मेजरली होता है. जैसे जैसे प्लांट्स जो है वो हायर लेवल पे जाएंगे, दिस विल बी नेग्लिजिबल, बट ये पढ़ना जरूरी है. अगेन शुरुआत हम कहां से करेंगे, जाइगोट से ही करेंगे. यहाँ पे जो जाइगोट है डिप्लॉइड की तरह ही बना रहा है स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट का मियोसिस, मियोसिस से बनाया उसने स्पोर्स. स्पोर्स से क्या होगा, गैमेटोफाइट कंडीशन. गैमेटोफाइट कंडीशन, देन गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस, देन सिनगैमी. एंड सिनगैमी होगा तो इट्स ऑब्वियस कि वो चीज क्या बनाएगी एट द एंड, जाइगोट बनाएगी. ओके, सो दिस इज द मेजर साइकिल. अभी इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन. यानी ये जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बीच में ट्रांजिशन जो है, ये आपको देखने को मिलेगा इस टाइप के लोअर प्लांट्स में. ठीक है, और इनमें से कोई भी, स्पोरोफाइट भी माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, गैमेटोफाइट भी माइक्रोस्कोपिक रह सकता है. ये जो डोमिनेंसी है ये इनकी वेरी करती है जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं. सो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में मेजर डिफरेंस, अब आप बताओ. यहाँ पे सिर्फ गैमेटोफाइट दिखा, कहीं स्पोरोफाइट कंडीशन नहीं दिखी. यहाँ पे क्या था, सिर्फ स्पोरोफाइट कंडीशन था, गैमेटोफाइट वर्ड कहा ही नहीं गया है. इस कंडीशन में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आप दोनों ही देख सकते हो. दोनों ही आप देखोगे, इस चीज को बोलेंगे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. बेसिकली ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बहुत मीन सारे ही डिविजन्स के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, बट स्टिल उसमें बुक में जब आप पढ़ोगे तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन के बाद स्टिल ये बात लिखी जाती है कि दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है. ये चीज साथ ही साथ लिखती जाती है. सो यहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग ये है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ऑल्टरनेट पैटर्न में प्रोड्यूस होते हुए आपको दिखेंगे. दैट इज बेसिकली हेप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी एग्जैक्टली हाफ स्टेज जो है इनका हेप्लॉइड है एंड हाफ स्टेज जो है दैट इज डिप्लॉइड. दिस इज नॉट हेप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड. So this stage is diplontic and this stage is haplontic. नहीं अगर समझ में आ रहा तो जेनेटिक स्टडी जाइगोट यानी 2n तुरंत कैलकुलेट कर लो. ये भी 2n, जब तक मियोसिस कहीं ना लिखे मतलब कि वो 2n ही है. मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स क्या बनेंगे, n. सो गैमेटोफाइट भी n होगा और गैमेट्स तो n होंगे ही होंगे. ओके, सो इनके पास क्या हो रहा है, इक्वल इवेंट्स आ रहे हैं, बोथ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के. सो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि जब भी हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ बोली जाती है तो स्पोरोफाइट कंडीशन एंड गैमेटोफाइट कंडीशन ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म में. अंडरस्टूड एवरीवन? ये इनका डेवलपमेंट साइकिल है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर प्लांट कैसे लाइफ अपनी लीड करता है. एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, वन थिंग, टेक टुडेज टाइम एंड आप एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. मींस
आप बंद करके सारी बुक्स कॉपी साइड में रख के एक ब्लैंक पेपर पे हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करो और सारे इवेंट्स लिखने की कोशिश करो। तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है। जहां भी अटकोगे मतलब आपको वो चीज अच्छे से समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, फिर से वो चीज समझ लेंगे। तो ये एक काम आज आप करना, तो इससे क्या होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी ये चीज मैंने यहाँ क्यों पढ़ाई, ये इसलिए पढ़ाई क्योंकि जो प्लांट किंगडम में स्पेशली थैलोफाइटा में ये तीनों टाइप के लाइफ साइकिल्स आप प्रोमिनेंटली देख पाओगे। बाकी डिविजन्स में ना इधर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों में से कोई एक डोमिनेंट आपको दिखेगा। उसके डोमिनेंसी के बारे में डिस्कशन होगा, बट यही एक कंडीशन है जहाँ पे आपको हर वेराइटीज की लाइफ साइकिल और लाइफ प्रोसेसेस मिलेंगे। ओके, सो दैट इज माय मेन रीजन कि मैंने अभी आपको ये चीज बताई। ओके प्रिया, this is the slide you want, or second one means by serial number second? Okay. सो नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे थैलोफाइटा की कैटेगरीज। अभी थैलोफाइटा तो है ही, बट थैलोफाइटा की फर्दर कैटेगरीज भी डिवाइडेड है। कौन से किस चीज के बेसिस पे, तो थैलोफाइटा की कैटेगरीज डिवाइडेड है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स के बेसिस पे। किसी को याद है थैलोफाइटा की कैटेगरीज किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? Okay, Picophyceae, Rhodophyceae, and Chlorophyceae. right. So basically, first is Chlorophyceae, then Phaeophyceae, and then Rhodophyceae. पिगमेंट्स किसी को याद है उसके पिगमेंट्स एंड स्पेशली स्टोरेज मटेरियल कि एग्जैक्टली क्या स्टोर करते हैं? क्लोरोफाइसी में ग्रीन कलर होता है, फियोफाइसी में ब्राउन, एंड रोडोफाइसी में रेड कलर होता है। ओके, ये तो हो गया अपीयरेंस, बट एग्जैक्टली उनके पिगमेंट्स का नाम क्या है, ये किसी को याद है? और उनका स्टोरेज स्टार्च? इफ नो, सो टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम है, ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक टेबल बना के दे रही हूँ, वो टेबल आपको फिल करके आना है। सो दिस इज द टाइप, कह लो। सेकंड है पिगमेंट्स, देन फूड स्टोरेज। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको आज बताऊंगी, हर एक चीज, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगी। बट ये पिगमेंट्स तो बच्चे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा, यानी ये वाला टेबल आप लोगों को फिल करके आना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क कि फिल द टेबल। तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट, ए बी सी, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल्स किसमें क्या क्या प्रेजेंट है। देन फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में हो रहा है, ग्लूकोज हो रहा है कि प्रोटीन हो रहा है कि फैट के फॉर्म में हो रहा है, अगर स्टार्च है कि क्या है, ये पार्ट आपको ढूंढ के लानी है। कर सकते हो इतना? मॉड्यूल में मिल जाएगा, आपकी मैम, बोर्ड की बुक में भी मिल जाएगा। यस, रोडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है। ओके, लेट्स सी, क्योंकि अब होमवर्क हो गया है तो अभी आंसर नहीं करना, क्योंकि क्या होगा, बाकी बच्चे फिर मेहनत नहीं करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क, एवरीवन्स होमवर्क, कि आपको थैलोफाइटा की तीनों कैटेगरीज के पिगमेंट्स एंड फूड स्टोरेज ढूंढ के लाना है, टेबल बनाना है, एंड टेबल बनाने के बाद मुझे सेंड करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मैंने ऑलरेडी उनके नाम स्नैपशॉट ले लिए हैं। सो आई वॉन्ट कि इतने स्टूडेंट्स मीन्स टोटल 7 स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हैं टोटल, इनिशियली 10 थे, अभी 2 लेफ्ट कर चुके हैं, तो एटलीस्ट जो बच्चे अभी शामिल हैं इतने मुझे फोटोज आ जानी चाहिए। इट्स नथिंग बट एक नोटबुक पे एक फोटो आपको खींच के भेजना है। ओके, आपके फोन में भी अगर नोटपैड है तो उसमें आप करके मुझे सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई विल अंडरस्टैंड कि आपने आपका होमवर्क किया है। सो दिस इज अबाउट टुडेज होमवर्क। नेक्स्ट चलो अभी क्लोरोफाइसी से हम स्टार्ट कर देते हैं उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि एग्जैक्टली क्लोरोफाइसी का मीनिंग क्या है। सो क्लोरोफाइसी इसीलिए
क्लोरोफाइसी है क्योंकि उसका अपीयरेंस जो है दैट इज ग्रीन इन कलर। ये तो हो गया हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, इनका जो ओवरऑल हैबिटेट है वो 90% फ्रेश वाटर है एंड 10% मरीन है। दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रेश वाटर और मरीन भी है बट ये मॉइस्ट कंडीशन में भी रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो इसीलिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बोलूंगी कॉस्मोपॉलिटन। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉस्मोपॉलिटन, यानी दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, किसी ने वर्ड एपीफाइट सुना है? मीनिंग मीन्स ये वर्ड किसी ने सुना है, एपीफाइट और एंडोफाइट? सोच के देखो इनका मीनिंग क्या होगा। या फिर एपिजोइक और एंडोजोइक, वर्ड मीनिंग अगर ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। वर्ड ब्रेक करके देखो। ओके, यस प्रिया, राइट। एपी मीन्स ऊपर, एंडो मीन्स अंदर, किसी चीज के इनसाइड। एपी मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। सो बेसिकली एपीफाइट का मीनिंग क्या है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट, फाइटा या फाइटो जो वर्ड है हम प्लांट के लिए लेते हैं, तो कोई भी चीज, देव आई एम नॉट श्योर, मुझे पंकज का कोई रिक्वेस्ट नहीं आया ऐड करने के लिए। आई एम नॉट श्योर, अगर आएगा तो मैं जरूर ऐड कर लूंगी। आई एम कंटिन्यूअसली लुकिंग। ओके, यस। सो एपीफाइट या एंडोफाइट का मीनिंग है कि अगर प्लांट बॉडी के आउटसाइड अगर एल्गी ग्रोथ है, एल्गल ग्रोथ है या क्लोरोफाइसी का ग्रोथ है, दैट इज एपीफाइट। अगर किसी प्लांट के अंदर यानी उसकी बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वहां पे अगर एल्गल ग्रोथ हो जाता है, दैट इज एंडोफाइट। सिमिलरली जोइक, जोइक वर्ड यानी हमारे जू से आया है, इट मीन्स रफली रिजेंबल्स एनिमल। तो एपीजोइक मीन्स कि किसी एनिमल की बॉडी के आउटसाइड यानी उनके शेल्स, उनकी स्किन या फिर उनके कैरेटिन स्केल्स, इनके ऊपर जो एल्गी प्रोड्यूस होता है या ग्रो होता है, दैट इज एपीजोइक। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ग्रो होगा, इट मीन्स दैट इज बेसिकली एंडोजोइक। ओके, सो ये हो गया आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस। क्यों मैंने कॉस्मोपॉलिटन बोला? क्योंकि क्लोरोफाइसी इस तरीके से भी प्रेजेंट होती हैं कहीं कहीं। ओके, सो इस टाइप का एसोसिएशन भी ये कर लेते हैं किसी मे बी प्लांट के साथ और एनिमल्स के साथ। सो दैट इज द रीजन मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि इनको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। देन कुछ और चीजें, सिम्बायोइड एसोसिएशन भी आपने देखा होगा, नो नीड टू से नाउ, दैट इज विथ नोन एज लाइकेंस, जो कि एल्गी और फंगस का सिम्बायोइड एसोसिएशन है। ओके, सो इस टाइप के एसोसिएशंस में भी क्लोरोफाइसी प्रोड्यूस होते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट देयर बॉडी। अभी क्लोरोफाइसी किसकी कैटेगरी है? थैलोफाइटा की। हम थैलोफाइटा को थैलोफाइटा क्यों बोल रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। सो इट हैज अराइव्ड फ्रॉम द वर्ड थैलस। ओके स्टूडेंट, जस्ट गिव मी 1 minute. ओके, सो बेसिकली थैलोफाइटा को हम थैलोफाइटा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज उनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। सेम जो फंगस का रीजन था वही यहाँ भी रीजन होगा, यानी देयर बॉडी इज नॉट एट ऑल well differentiated into leaf, stem and roots. So body is not well differentiated into leaves, stem
एंड रूट। यानी एक होल बॉडी सिंपल सेल्स के बेसिस पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज थैलस। तो इनका जो थैलस है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है। यानी अगर एल्गी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फॉर्म में है उसके पीछे कुछ रीजन है। तो वो रीजन क्या क्या है वो मैं देती हूँ। इनके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल बेस्ड है, वो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, दैट इज यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट। एग्जांपल इज क्लेमाइडोमोनास। आई एम गिविंग एग्जांपल साइड बाय साइड ताकि आपको वापस से हर चीज रिकॉल हो जाए। देन यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजेलेट, ऐसे भी यूनिसेलुलर हैं जिनमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, सो दे आर यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजेलेट। Example is basically Acetabularia. Then flagellate colonies, यानी मल्टीसेलुलर लेवल पे आ गए बट उनके पास क्या प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बट वो मल्टीसेलुलर वे में बिहेव करते हैं बाय हैविंग मल्टीपल कॉलोनीज। तो वो क्या बना, दैट एग्जांपल इज वॉलवॉक्स। जैसे बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बनाते हैं वैसे इनकी भी कॉलोनीज रहती है बट बॉडी जो होती है वो अभी भी सेलुलर ही है। देन देर आर नॉन फ्लैजेलेटेड कॉलोनीज ऑल्सो। Example is hydrodictyon. स्पायरोगायरा भी आएगा ना? आप कंसिडर कर सकते हो स्पाइरोगायरा को भी यहाँ पे। देन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक मींस उनके सेल वॉल आपस में फ्यूज्ड हो चुके हैं और उसकी वजह से वो क्या अपीयर होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसाइट का मीनिंग है मल्टी न्यूक्लिएटेड, लिख लो आप लोग। सो एग्जाम्पल इज वाउचेरिया। So these are few of the formations कि particular थैलोफाइटा और क्लोरोफाइसी किस तरीके से किस अरेंजमेंट में रहते हैं इनके एग्जांपल्स के साथ। ओके, सो ये मैंने आपको थोड़े से उनके बॉडी के टाइप बता दिए। ये स्लाइड चेंज करूं मैं, इतना समझ में आया सबको? यस मैम। So basically next is about their cell wall. If I discuss तो उनका सेल वॉल क्या है, इट इज रिजिड। रिजिड है, रिजिड क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ प्रोटेक्शन, प्लस वो दो लेयर्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज द इनर लेयर एंड देन आउटर लेयर। एंड इनके सेल वॉल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, दैट इज पेक्टोस, पेक्टिन और पेक्टोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स। उसके अलावा दे हैव क्लोरोप्लास्ट, दैट यू ऑलरेडी नो। तो क्लोरोफाइसी है तो क्लोरोप्लास्ट, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो आपका होमवर्क है। सो बेसिकली इनका जो क्लोरोप्लास्ट है उसके भी मल्टीपल शेप्स एग्जिस्ट करते हैं और प्रेजेंट होते हैं। यानी कुछ डिस्क की तरह दिखेंगे किसी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट, किसी के प्लेट की तरह दिखेंगे, कुछ कप शेप्ड होंगे और रिबन शेप्ड होंगे। आई थिंक यू ऑल हैव रेड दिस काइंड ऑफ वर्ड, डिस्कॉइड यानी डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, कप लाइक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स प्रेजेंट होते हैं, रिबन लाइक समटाइम्स। ओके, किसी किसी के पास कोई कोई तो रेटिकुलेट होते हैं, रेटिकुलेट यानी ब्रांच्ड या जिसमें नेटवर्क प्रेजेंट हो। तो ये मैंने बता दिया आपको क्लोरोप्लास्ट के शेप। ये क्लोरोप्लास्ट के शेप हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन क्लोरोफाइसी। देन इनके फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कंसिडर करना है, दैट इज देयर स्टोरेज बॉडीज। किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है वो नहीं, इनका स्टोरेज बॉडी है इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, दैट इज पायरेनॉइड। अगर सेल यूनिट में नहीं पढ़ा है और प्लांट किंगडम में भी नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ रहे हो पायरेनॉइड। पायरेनॉइड में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस थिंग इज लोकेटेड
inside chloroplast, inside this part. So this is located in chloroplast and किसमें हेल्प करता है? ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है प्लस कार्बन फिक्सेशन में. अभी हम क्रेब्स साइकिल वगैरह जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बेटर तरीके से बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है जब प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब. ओके, सो दिस इज फाइरेनॉइड एंड इम्पॉर्टेंट. इससे रिलेटेड एनाटॉमी में भी क्वेश्चन पूछेंगे, सेल में भी पूछ लेंगे और प्लांट किंगडम में तो पूछेंगे ही पूछेंगे. तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है. देन कम्स their reproduction. We have already discussed about their reproduction, but still आपको थोड़ा फिर से मैं समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सिंस इट इज प्लांट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे मे बी रिसेंटली इन योर बोर्ड क्लासेस. दैट इज वेजिटेटिव फॉर्म. यानी किस टाइप के वेजिटेटिव फॉर्म? ईदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, सो फ्रेगमेंटेशन, मे बी ट्यूबर यानी क्लस्टर ऑफ सॉइल, क्लस्टर ऑफ सेल्स जो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाए, और मे बी स्टोलॉन्स जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर या स्पेशल सेल्स जो क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्शन यानी न्यू डॉटर प्लांट जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं. दैट इज वेजिटेटिव. देन असेक्सुअल मेथड. असेक्सुअल मेथड मींस कि स्पेशल स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं. वो स्पोर्स क्या क्या हो सकते हैं? अभी हमने देखा जू स्पोर्स. अगर और मॉडिफिकेशन बोले तो अकाइनीड्स. अकाइनीड्स किसी ने सुना है? नो मैम. ओके, अकाइनीड्स क्या होते हैं कि ओवरऑल पूरी प्लांट बॉडी में कोई एक ऐसा सेल होगा जो थोड़ा सा अलग होगा. मींस वो थोड़ा डिस्टिंक्ट नेचर का होगा, प्लस वो क्या बोलते हैं कि उसका जो फंक्शन होगा वो बाकी सेल्स से धीरे धीरे अलग होने लगेगा एंड इट विल एक्ट लाइक स्पोर. और उसके बाद वो आफ्टर मेच्योरेशन प्लांट से डिटैच हो जाएगा और नया प्लांट जर्मिनेट करेगा. दैट इज अकाइनीड. सो दे आर व्हाट? दे आर distinct cells basically. Okay, then comes sexual reproduction that you already know, isogamy, anisogamy and oogamy. So this is what इनका कुछ basic information related to reproduction. and उसके अलावा क्लोरोफाइसी का ओवरऑल नेचर. सो उनका हैबिटेट इंपॉर्टेंट है. उनके एग्जाम्पल्स, क्लोरोफाइसी का सिर्फ एग्जाम्पल ही आप ध्यान में रखना. तो एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे कंसिडर कर लिए, बट 3 है जो याद रखने हैं. दैट इज क्लेमाइडोमोनास. ये तो कुछ भी करके याद रखना है. क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. नहीं याद हो रहा तो सेंटेंस याद रख लो. ओके, सो बेसिकली मे बी अ की बजाय द लिखो तो ज्यादा आपको जल्दी याद आएगा. तो द क्लीन यूएस में आपको तीनों वर्ड्स आपको दिख जाएंगे तो उससे याद आ जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. इन तीनों को बेसिकली याद रखने के लिए. एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट क्लोरोफाइसी? यस मैम. Okay. Any doubts still here? कोई concept related? Next is about Phaeophyceae, यानी हमारा brown algae. You have to find out the pigments, but मैं आपको बताऊंगी उसके अलावा basic characteristics. Phaeophyceae का basic presence यानी majorly या कहाँ पाए जाते हैं? They are marine, यानी ओशन और सी में पाए जाएंगे. दूसरा, इनकी जो बॉडी होती है दैट इज ऑफ 2 फॉर्म्स. एक होगी आपको फिलामेंट बॉडी प्रोड्यूस होगी, मिलेगी आपको, यानी उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे. दैट इज फिलामेंटस बॉडी. एग्जाम्पल इज एक्टोकार्पस. बस एग्जाम्पल पे फोकस करना फिलहाल के लिए. फिलामेंटस बॉडी है. दूसरा एक चीज बोलते हैं इनके में केल्प्स. केल्प्स को कॉमन वर्ड में आप क्या बोलोगे? सी वीड्स. जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में थैलोफाइटा के लिए कहा था, इनको कॉमनली सी वीड्स भी बोलते हैं. सो दिस सी वीड्स इज नोन एज केल्प्स. अब जो केल्प्स होते हैं ना, दे आर समटाइम्स वेरी लार्ज इन साइज. तो ओशन में ये समवेयर
अराउंड 100 मीटर्स तक भी जाते हैं. सो द लार्जेस्ट साइज जो देखा गया है दैट इज समवेयर अराउंड 100 मीटर्स. और किनके देखे गए हैं, 2 एग्जाम्पल्स बस देती हूँ. मैक्रोसिस्टिक, अब मैक्रो वर्ड का मीनिंग ही ज्यादा होता है, एंड सेकेंड इज नीरियोसिस्टिक. याद नहीं आएगा ये वर्ड, आई नो नहीं आएगा, तो बस अगर फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है तो नीमो से याद आ जाएगा आपको कि नीमो मीन्स लार्जेस्ट केल्प्स या लार्जेस्ट सीवीड प्रेजेंट है. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. दूसरा, अबाउट दियर सेल वॉल. सेल वॉल इंपॉर्टेंट है. यहाँ मैंने लास्ट टाइम में सेल वॉल में पेक्टोज बताया था. यहाँ पे जो सेल वॉल है यानी उनका इनर एंड आउटर लेयर में थोड़ा डिफरेंस है. इनका इनर लेयर जो होता है इट इज सेल्यूलोजिक, यानी सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं इन इनर लेयर, एंड जो इनका आउटर लेयर होता है दैट इज जिलेटिनस, यानी जेलेटिन प्रेजेंट होता है. और एल्जिन इज ऑल्सो द प्रोटीन जो इनके आउटर सेल वॉल में प्रेजेंट है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट. तो एक डिफरेंस तो पिगमेंट और स्टोरेज का था. दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, थर्ड डिफरेंस मतलब दैट इज ऑफ सेल वॉल इंग्रेडिएंट. ये मैं आपको बता रही हूँ. दूसरी चीज, इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है, मीन्स इनकी बॉडी किस पार्ट में डिवाइडेड है. स्टिल थैलस ही है इनकी बॉडी, बट थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है. यानी प्रॉपर क्या बोलते हैं कि लीव्स, रूट्स और स्टेम नहीं होंगे, बट किसी मींस उनके सेल्स, पेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो थोड़े मॉडिफिकेशन कर लेंगे. तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज होल्ड फास्ट. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा इससे आते हैं. एग्जाम्पल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. दिस इज टाइप एंड दिस इज फ्रॉन्ड. ये तीनों नाम एकदम याद कर लो, रट लो अच्छे से. अभी होल्ड फास्ट, अगर होल्ड कह रहा है इट मींस अटैचमेंट, तो ये होगा अटैचमेंट के लिए, जो कि हायर प्लांट्स में रूट करते हैं. स्टाइप यानी एक एक्सिस जिसके ऊपर सारी अटैचमेंट है, जिसकी अटैचमेंट करनी है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टॉक यानी पिलर लाइक स्ट्रक्चर. एंड फ्रॉन्ड जो एक्चुअली एक्यूमुलेशन ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स जिनमें की क्लोरोप्लास्ट कंडीशन जो है वो हाईएस्ट होंगे. सो यानी फ्रॉन्ड हेल्प करेगा किसमें, फोटोसिंथेसिस में. तो मैंने उनके नाम और उनके फंक्शंस यहाँ पे लिख दिए. तो फियोफाइसी की जो बॉडी है, बिकॉज फियोफाइसी सी वीड्स कहलाती है जो कि इतनी हाइट तक भी जाते हैं, मींस दे आर ह्यूज, दे आर लार्ज एक्चुअली. तो इनकी बॉडी जो होगी दिस विल बी डिवाइडेड इन these 3 parts. Everyone understood? कंफ्यूजन नहीं करना कि ये लीफ लाइक, स्टेम लाइक नहीं है, अभी तक मैंने ये वर्ड यूज नहीं किए हैं. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम. मैम एक क्वेश्चन है. यस. मैम इधर जिलेटिनस शीट साइनोबैक्टीरिया में भी होती है, और यहाँ भी आपने बोला है जिलेटिनस अल्गिन, तो कुछ सिमिलरिटीज है क्या उन दोनों में? नहीं नहीं, दैट इज जो आप ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हो ना, म्यूकस की. यस मैम. ओके, सो दैट इज नथिंग, दैट इज वो क्या बोलते हैं कि जिलेटिनस लेयर है जो सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर रहती है फॉर द प्रोटेक्शन पार्ट, और जो कि एक्चुअली वो कैरी करते हैं. मीन्स एक फैक्ट बता दूं मैं आपको ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड, कि वो जो जिन जिन भी बैक्टीरिया के आगे वो स्लाइमी लेयर होता है ना, वो कहाँ से आता है, वो उनके होस्ट से आता है. वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, और साइटोप्लाज्मा क्या होता है, दैट इज अ फ्लूइड क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, राइट. उसमें मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है, इस वजह से उनका जो क्या बोलते हैं कि टेक्सचर होता है दैट इज समवेयर म्यूकस लाइक. तो जो वो क्या बोलते हैं अटैचमेंट कैरी करके बाहर निकलते हैं ना, वो सेल, बैक्टीरियल सेल कैप्सुलेटेड हो जाते हैं, यानी उनमें कैप्सुलेटेड तो खैर है ही, उनमें ग्लाइकोकैलिक्स उनके अराउंड या म्यूकस जो है वो क्या बोलते हैं डेवलप हो जाता है. जरूरी नहीं ये सब में हो, किसी किसी में नहीं भी होता है. ओके, सो फैक्ट है आपके लिए, बट दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड, कोई रिलेशन नहीं है इनका एक दूसरे के साथ. ओके ओके मैम. देन नेक्स्ट कम्स, मैंने आपको उनका नेचर बता दिया, वो कहाँ रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो क्यों अलग हैं, वो पिगमेंट का रीजन तो आपको ढूंढना है. दूसरा सेल वॉल, तीसरा उनकी बॉडी, फोर्थ पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन. अगेन तीनों फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होंगे, वेजिटेटिव,
असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बर्ड। मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल में बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो इनके जू स्पोर्स हैं, they are biflagellated. That is the only thing you have to remember. उसके अलावा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो वो जो गैमेट्स है ना, दे आर पियर शेप्ड। पियर शेप्ड मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, दे आर प्यूरिफॉर्म। तो जहां भी आप प्यूरिफॉर्म वर्ड सुनो, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पियर शेप। अभी पियर क्या है? इट इज अ फ्रूट। एवरीवन नोस पियर किसको बोलते हैं? नाशपाती। सबने सुना है, खाया Yes, भी ma'am. होगा। दिस Yes, इज द ma'am. शेप, राइट? समथिंग लाइक दिस। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। तो बेसिकली ये नाशपाती बचपन में बहुत ड्राइंग, ये बैंगन लग रहा है वैसे तो, बट आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड कि मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर गैमेट्स। और प्लस क्या होंगे, क्या बोलते हैं कि फ्लैजुला अटैच्ड होगा, यानी उनकी लेटरल साइड। लेटरल मतलब इफ दिस इज द हेड और ये इनका पोस्टीरियर और इंटीरियर पोर्शन है, तो इस तरीके से फ्लैजुला अटैच होगा, यानी लेटरल पार्ट पे, ना कि टिप्स पे, एंड्स पे नहीं होगा, लेटरल पार्ट पे अटैच्ड होगा फ्लैजुला। सो पियर शेप्ड गैमेट्स विथ laterally attached flagella. Okay, so this is the important part जो आपको याद रखना है। पूरे फियोफाइसी में और कुछ भी important नहीं लगेगा। Body and gamete, these two are important. Everyone understood? Yes, ma'am. Okay. Then इनके कुछ examples, that is also important. एक्टोकार्पस तो आपको बता दिया। देन लार्जेस्ट केल्प्स के 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए हैं। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स जो कॉमनली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा। देन फ्यूकस, ये भी होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूकस को कंफ्यूज करते हैं फॉर्न से। और फ्यूनेरिया, इनमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि वो हायर प्लांट्स के फॉर्म में इनको कंसिडर करके बहुत ही गलत गलत क्वेश्चन करके आते हैं। सो दैट इज द रीजन कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट इज सार्गेसम। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स जो आपको ध्यान में रखना है। सबको फियोफाइसी समझ में आया? Yes, ma'am. देन कम्स Ma'am, फाइनल। यस, आपने जो बोला कि फ्लैजेलेटेड होते, तो उनके जो फ्लैजेला होते वो अनइक्वल होते हैं या इक्वल होते हैं? इट कंप्लीटली डिपेंड्स। अनइक्वल भी हो सकते हैं, मोस्टली अनइक्वल प्रेजेंट होते हैं। कभी भी फ्लैजुला एग्जैक्टली इक्वल साइज के बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। उनमें उनके लेंथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है, बिकॉज उनका फंक्शन जो है वो सपोर्ट करना है ना, तो उनके मूवमेंट को उस तरीके से वो रखते हैं, तो उससे उनके 2 डिफरेंट साइजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। मोस्टली दिस इज द कॉन्सेप्ट, बट समटाइम्स इट इज इक्वल ऑल्सो। ओके, Okay, so ma'am. rhodophysi basically पिगमेंट्स जो होमवर्क अगेन आई एम रिमाइंडिंग। देन मैं आपके इनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करती हूँ। हमारा रेड एल्गी इज रोडोफाइसी। एक फैक्ट सबको लिखना है ये चीज, रोडोफाइसी इज द ओनली एल्गी, मींस मोस्ट कॉमन एल्गी जिससे कि ह्यूमन फूड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जो आप जेलेटिनस खाते हो ना, जेल लाइक जेलीज, ये खाते हो आप। देन आई एम नॉट श्योर उसको क्या बोलते हैं, जेलीज ही बोलते हैं आई थिंक, और सम टाइप ऑफ केक ऑल्सो। तो उन सब में अगार एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। तो वो जो अगार है ना, वो एक्चुअली रेड एल्गी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैक्सिमम टाइम। ओके, सो दिस इज अ फैक्ट जो आप लोग लिख लो कहीं पे। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कमर्शियलाइजेशन के लिए जो मैक्सिमम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो किस एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, और वो ऑप्शन होंगे आपके एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स में आपको याद ही नहीं आएगा कि रेड एल्गी कौन सा है उनमें से, तो यही आपका मेन चैलेंज रहता है। तो फैक्ट तो पता चल गया, अब चैलेंज आ गया आपके पास एग्जाम्पल को याद करने का।
उसको कैसे समझ पाओगे? बार बार प्रैक्टिस करके, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी लिमिटेड ही है, एक टाइम के बाद एग्जामिनर के पास भी एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं. ओके, सो इनका हैबिटेट बेसिकली मरीन, बट एक ट्विस्ट है मरीन के साथ, इनको वार्म एरिया में रहना पसंद है. दे लव टू लिव इन ओशन एंड सी, बट उनका क्या बोलते हैं कि दे ट्राई टू लिव इन मोस्टली वार्म एरिया एंड इन डेप्थ, थोड़ी गहराई में रहना पसंद करते हैं. दैट इज देयर बेसिक नेचर. दूसरा, कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, वेरी फ्यू. Very few lives in fresh water also. Okay, then इनका stored food, वो तो आपका होमवर्क है. इनका फैक्ट मैं बता दूं कि इनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फूड एक्सट्रैक्शन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. बहुत सारे डेजर्ट्स, केक, जेलीज, आइसक्रीम, इन सब में, इन सब के लिए यूज किया जाता है. ओके, देन ओवरऑल इनका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट, रोडोफाइसी में ज्यादा कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि बाकी तो आधी चीज तो आपको होमवर्क ही दे दी मैंने. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, अगेन एक फैक्ट है इनके पास, असेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स. देन सेक्सुअल, यानी इनके पास नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट हैं. जो इससे पहले तक आप बाइफ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, लेटरल फ्लैजिलेटेड देख रहे थे, वैसा कोई भी कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता. दैट इज देयर मेजर फंक्शन. ओके, सो ये हो गया इनका इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटिंग पॉइंट है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स. देन इंपॉर्टेंट एक और चीज हो गई, एग्जाम्पल्स. वही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो हम भूल जाते हैं मोस्टली. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉलीसिफोनिया, then porphyra, then gracilaria एंड जेलिडियम. अभी देखो जेलिडियम लिखा है ना, तो जेलिडियम से ही याद रखो कि जो भी जेल, अगार जेल जो है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, रेड एल्गी से ही होता है. और जेलिडियम मैक्सिमम टाइम एग्जाम्पल दिया जाता है. इनमें से कोई भी एग्जाम्पल हो, रेड एल्गी है तो समझना कि वो ही राइट ऑप्शन है. तो कैसे याद रखोगे, PPGG. ओके, तो ये हो गया आपका याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स. देन इसमें इंपॉर्टेंट होगा फूड एक्सट्रैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट. वार्मथ में रहना पसंद करते हैं, ये एडेड पॉइंट्स हैं. नॉन मोटाइल गैमेट्स, उसके अलावा कोई कचरा मैंने ऐड यहाँ नहीं किया है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं रखनी जो कि आपको इन फ्यूचर कंफ्यूज करे. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट थैलोफाइटा. ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू थैलोफाइटा. एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, Yes, ma'am. इजी लग रहा है? ऐसा लग रहा है प्लांट किंगडम आ जाएगा हमको अब. यस अगर मैम. कोई पॉइंट्स रह गए थे तो प्लांट किंगडम अब आ जाना चाहिए. ओके, शैल आई मूव अहेड? आज मैंने आपको ब्रेक इसलिए नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक अपना स्पीड कवर हो जाएगा तो फिर हम आराम से ब्रेक ले लेके पढ़ सकते हैं. अभी थोड़ा सा हमें एक्टिव मोड में रहना है. ब्रायोफाइटा का मैं सिर्फ इंट्रो दूंगी क्योंकि अपना टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट और बचा है. सो ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन देती हूँ. एंड ज्यादा आप पे लोड नहीं, क्योंकि 3 तारीख को आपके एग्जाम्स भी है ना, हार्डली 3 days लेफ्ट. ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए भी पढ़ना है, इसलिए ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ मैं. सो बेसिकली जो ब्रायोफाइटा है, ये इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब आपको पता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? कैन एनीवन आंसर?
यस मैम, क्योंकि वो वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। ओके, एनीवन एल्स? कोई और कोई और और एक्सप्लेनेशन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर होता है। राइट। सो बेसिकली इनको एम्फीबियंस इसलिए बोलते हैं कि इनकी ओवरऑल जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए, सो टू कंप्लीट लाइफ साइकिल दे नीड बोथ वाटर एंड लैंड। अभी ये कैसे हो रहा है? बेसिकली मींस उनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है कि एट द बिगिनिंग, राइट एट द बिगिनिंग, जब गैमीट सिक्रीशन हो, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, सो उस गैमीट के सिनगैमी के लिए यानी गैमेटिक फ्यूजन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो चीज के लिए बेसिकली वाटर नीडेड है। तो उतना लाइफ साइकिल इनका क्या होता है, इनिशियल स्टेज वो एक्वेटिक जाता है, स्लोली एंड स्टेडीली दे मूव टुवर्ड्स लैंड, और लैंड पे क्या करते हैं, वो अपना ओवरऑल बॉडी जो है डेवलप करते हैं। अभी एक और चीज, ब्रायोफाइटा में अभी भी क्या बोलते हैं कि प्रॉपर डिफरेंशिएटेड लीव्स, रूट्स और स्टेम नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा, दे डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। एक और चीज है, इनके पास बेसिकली पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स, अब ये पैरेनकाइमेटस सेल्स कभी कभी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मींस वो रूट तो नहीं बनाते बट रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, नॉट ट्रू रूट्स। ओके, सो पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या हो रहे हैं, ओवरऑल बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं तीन पार्ट में। फर्स्ट इज राइजोइड्स। एवरीवन हैज रेड दिस वर्ड, नो आई थिंक यू ऑल नो राइजोइड का मीनिंग क्या है, फ्रूट एक्सिस, लाइक स्ट्रक्चर। राइट, एंड देन फाइलॉइड। अभी आपको आराम से पता चल गया होगा किसका मीनिंग क्या हो रहा है। राइजोइड मतलब रूट लाइक, यानी इसका मेजर एक्शन क्या होगा, कैपिलरी एक्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करना इनसाइड द प्लांट थ्रू कैपिलरी मूवमेंट, अपसाइड डायरेक्शन में लेकर जाना, दैट इज द मेजर फंक्शन। एक्सिस यानी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो गया स्टेम, स्टेम का काम करेगा, सो दिस इज स्टेम लाइक, जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या ब्रायोफाइट को इरेक्ट पोजीशन पे रखने की कोशिश करवाएगा। देन फाइलॉइड यानी लीफ लाइक, यानी मेजर फोटोसिंथेटिक फंक्शंस जो होंगे वो फाइलॉइड में होंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली इनका ओवरऑल बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। और डिफरेंशिएट कौन हो रहा है, पैरेनकाइमेटस सेल्स हो रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, ठीक है। देन इनके पास एक और चीज प्रेजेंट होती है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आई डाउट कि आप लोगों ने सुना होगा अबाउट स्टीरियम, इसके बारे में सुना है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। Has anyone heard about stereom? नो मैम। Okay, so basically stereom क्या होते हैं, they are thick cells, thick cells जो कि हेल्प करते हैं in retaining moisture. This is it, इससे ज्यादा नहीं. So they are thick cells which helps in retaining moisture. ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ब्रायोफाइट के, मींस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फोटोसिंथेसिस है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सेल वॉल है, ये तो हो गए कॉमन, ये वो हो गई पुरानी बातें जो आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है, ये सब में पढ़ना है। एक चीज है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो होल्ड करके रखना, ये बात मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में बतानी है। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, वो जो हमने गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोला था ना, उस पर थोड़ा हम अब थोड़ी गहराई में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, यानी व्हाट इज गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज स्पोरोफाइट कंडीशन। अभी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट का मीनिंग समझ लो, इसका मीनिंग क्या है, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हुए दिखेंगे। इट मींस कि फॉर्म्स एंड फीचर्स आपको चेंज दिखेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। इसके लिए एक और वर्ड है, हेटेरोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, ये भी एक वर्ड हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स बता दिए मैंने जिसका मीनिंग है कि उनका फॉर्म एंड फीचर यानी एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, दैट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा।
और उसके बाद इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ब्रायोफाइटा को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में। वो क्या क्या है? फर्स्ट इज लिवरवुड्स, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। हॉर्नवुड्स एंड मॉसेस। ओके, लिवरवुड्स क्यों? क्योंकि उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर लिवर की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको हिपैटोकॉप्सिडा बोलते हैं हम। एंड देन हॉर्नवुड्स मतलब इनका जो गैमेटोफाइट है, यानी इनका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो हॉर्न की तरह दिखता है, यानी सींग की तरह, जैसे एनिमल का सींग होता है उसकी तरह दिखता है, इसीलिए इसको हॉर्नवुड्स बोलते हैं। एंड इसको हम एंथोसीरोटॉप्सिडा, ये भी इसका नाम है। एंड मॉसेस को हम बोलेंगे ब्रायोप्सिडा, बिकॉज दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ब्रायोफाइट, और कह लो ट्रू ब्रायोफाइट। सो दिस इज व्हाट ब्रायोप्सिडा। ओके, दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके डिटेल्स ज्यादा नहीं है, 2 to 3 पॉइंट्स ईच। जैसे हमने अभी क्लोरोफाइसी फियोफाइसी पढ़ा था, वैसे ही इनके भी उनसे भी कम पॉइंट्स पढ़ने हैं, बेसिकली 2-3 पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल्स। एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट ब्रायोफाइटा, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक? यस मैम। मैम आपने ये जो 3 लिखे वो इवोल्यूशन के बेसिस पे लिखे हैं क्या? यस, इवोल्यूशन का बेसिस प्लस इनका बॉडी शेप। दूसरा चीज इनका क्या बोलते हैं कि कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये कैरी करते हैं, जो कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो जो कैरी करते हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है बेसिकली। ओके मैम। ओके, बेसिकली उनके फॉर्म्स एंड फीचर्स के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। ओके, जो जैसा दिखता है उसको वैसा नाम दे दिया है हमने। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। आपका होमवर्क आपको पता है, टेबल फिल करना है। कौन सा वाला? ये वाला टेबल। दिस इज योर मेजर होमवर्क। इसके अलावा कोई होमवर्क है? ये एक बार आप फिर से पढ़ने की कोशिश करना, लाइफ साइकिल। आई नो एक बार में नहीं आएगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पूरा समझ में आए, बट आई रियली वांट कि आप ये चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर संडेज एग्जाम। संडे को ही एग्जाम है ना, आई थिंक आप लोगों का? लेट मी चेक Yes, ma'am. द डेट। 3 Yes, अक्टूबर को ma'am. है ना, ऑन संडे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन आपके एग्जाम के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। नाहर सर का भी सेशन होगा ही, सो ही इज गोइंग टू टेक मीन्स योर फर्दर डाउट्स ऑल्सो, बट यू कैन मैसेज मी ऑल्सो इफ यू वांट की और भी डाउट्स हैं। एंड लेट्स मीट एवरीवन टुमारो। टुमारो जो हमारा पेंडिंग टॉपिक है ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, वी विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके, so yeah, bye everyone, take care. Yes, Hello, ma'am. I am audible. yes. Ma'am, what is negative growth? Negative growth in the sense? मैम वो लिविंग वर्ल्ड में दिया है नेगेटिव। ओके, मीन्स आप मुझे सेंटेंस बताओगे तो मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। यस मैम। If the rate of catabolism is greater than the rate of anabolism, then degrowth or negative growth will occur. ओके ओके, सो बेसिकली वो क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ। अगर आप कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों समझते हो ना, यस मैम। यानी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जो रिएक्शंस हैं, बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट के बारे में वो ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका साइज जो है वो स्लोली एंड स्टडीली रिड्यूस हो रहा है। अब ये हिंट मैंने दे दिया। अब सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ो। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म। राइट। सो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस अफेक्ट होती हैं तो नेगेटिव ग्रोथ रेट भी होता है। अब उनके प्रोपोर्शनेट क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से उनका रेट एक दूसरे से डिपेंडेंट है? कैटाबॉलिज्म ग्रेटर बोल रहा है मैम एनाबॉलिज्म से। राइट। सो अगर कैटाबॉलिज्म ग्रेटर बोल रहा है, इट मींस व्हाट, कि किस टाइप का रिडक्शन, यानी ब्रेकडाउन, यानी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। यस। राइट। तो अगर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ भी
रिड्यूस होती जाएगी डे बाय डे, सो देयर वोंट बी एनी स्टोर्ड एनर्जी इन द ऑर्गेनिज्म, राइट? तो उसका कॉन्सेप्ट ये है. ओके मैम. अगर इससे अलावा कुछ है, सो लेट्स डिस्कस टुमारो देन, अगर कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो. ओके, ओके मैम. okay then, so bye everyone, please take care, let's meet tomorrow. बाय मैम. Bye, ma'am. Bye everyone.